Dear children, this is my fourth video on chapter agriculture. थर्ड वीडियो में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया था आपको, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. ये रिफॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए थे विद द मोटिव टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री. तो उसको देखने के बाद हम इस वीडियो को देखेंगे जिसमें हम पहला ही टॉपिक ले रहे हैं, फूड सिक्योरिटी. ऑल द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, व्हाई टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री. देश में फूड सिक्योरिटी आए. ये फूड सिक्योरिटी क्या होता है बेटा? फूड सिक्योरिटी मीन्स देश में रहने वाला हर एक नागरिक को खाना मिले, और नॉट ओनली खाना बट विद मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल. मीन्स केवल खाना पेट भरने के लिए नहीं है, पेट तो भर जाता है लेकिन उसमें एक रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो फूड सिक्योरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेस टू फूड. एक्सेस मीन्स अप्रोच with minimum nutritional level to everyone. Everyone in the country is able to access the food which has minimum nutritional level is known as food security. तभी हम कहेंगे इस कंट्री में फूड सिक्योरिटी है. ओके, सो ये डेफिनेशन पहले लर्न कर लीजिए. लेकिन फिर भी there is large number of people in India who don't have food security. ये कौन से एरियाज हैं? विच आर इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड एरियाज, रीजन्स. दे आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर एंड पॉवर्टी इंसिडेंस इज मोर. ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड, पुअर एरियाज एंड नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरियाज, these areas still do not have food security. वहाँ पर अभी फूड सिक्योरिटी नहीं है. तो किसी भी देश की गवर्नमेंट का ये सबसे मेन एम होता है टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स. ओके, तो गवर्नमेंट हैज डिजाइंड अ बिग प्रोग्राम. उसको हम कहते हैं अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम. गवर्नमेंट क्या कर रही है फूड सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए? A national food security system is planned or designed by the government. इसके दो components हैं. गवर्नमेंट दो प्लैंक्स पर काम कर रही है. नंबर 1 बफर स्टॉक, नंबर 2 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में PDS बोलेंगे. नाउ व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक मीन्स गवर्नमेंट collects food crops, cereal crops from the farmers. Procures means collects. Government farmer से उनसे food crops, food grains खरीद लेती है, स्पेशली राइस एंड व्हीट, और उसको स्टोर करती है अपने गोडाउन्स में या ग्रेनरीज में. और गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी यह काम कर रही है? FCI, Food Corporation of India, is responsible for procurement of food grains from the farmers. अब फार्मर से वो किस रेट पे खरीदते हैं? It is already announced, pre-announced price, which is called MSP. MSP means minimum support price. मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेटा गवर्नमेंट पहले से, क्योंकि हम क्या बोला है, प्री अनाउंस्ड, पहले से ही अनाउंस कर देती है कि अगर आपको डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़े. डिस्ट्रेस सेलिंग क्या होती है? आपका इनपुट तो लगा है 10 रुपए, लेकिन आपको मजबूरी में बेचना पड़ रहा है 8 रुपए, 9 रुपए. मतलब इनपुट जितना लगा है उससे भी कम, क्योंकि जितना इनपुट लगता है उससे हम बढ़ाकर प्रॉफिट ऐड करके ही मार्केट में कोई सामान बेचते हैं.
ठीक है, वही तो बिजनेस है। लेकिन अगर हमको डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़े, डिस्ट्रेस मतलब जितना मेरा इनपुट लगा है उससे भी कम प्राइस में, रीजंस अभी हम आगे बताएंगे क्यों करना पड़ता है कई बार ऐसा, तो उस कंडीशन को, उस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट पहले से ही एक सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। ठीक है, कि हम तुम्हारी, अगर तुम्हारा 10 रुपी इनपुट लगा है, हम 13-14 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो एफसीआई क्या करती है, ऑलरेडी अनाउंस्ड प्राइस एमएसपी पर फार्मर से फूड ग्रेन्स, राइस एंड व्हीट पर्टिकुलरली खरीद लेती है और उसे बफर स्टॉक में रख लेती है। बफर स्टॉक मीन्स इन द ग्रेनरीज, इन द गोडाउन्स रख लेती है। तो कलेक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स is done by FCI at MSP and then its distribution is done by Public Distribution System और PDS। इन्होंने केवल कलेक्ट किया। PDS सिस्टम में क्या होता है, एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट्स, बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही कम कीमतों पर, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो हमारे लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनको बहुत ही कम रेट पर गवर्नमेंट ये डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड ग्रेन्स फ्रॉम पीडीएस शॉप्स। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की शॉप्स होती हैं, उनसे इनको फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री। पहले कलेक्ट करो और फिर उसे सब्सिडाइज रेट में गरीब लोगों को बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इसको कहते हैं हम गवर्नमेंट्स प्लान ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी? गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी क्यों चाहती है? टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एट अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस क्या होती है? सब्सिडाइज्ड प्राइस। ठीक है, एक सब्सिडाइज्ड प्राइस में सबको खाना मिल रहा है, ये गवर्नमेंट की फूड सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव है, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स एट अफोर्डेबल प्राइस। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, तभी तो फूड सिक्योरिटी आएगी। ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाना भी इस फूड सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव है। अर्लियर, नाउ ऑल्सो, बट अभी आपको बताते हैं, गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू इट्स फार्मर्स। आज़ादी के काफ़ी सालों तक, और अब भी गवर्नमेंट करती है, लेकिन अब उसकी थोड़ी परसेंटेज कम हो गई है। बड़ी हाई सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनपुट्स पर। शुरू में जब देश आज़ाद हुआ था, फार्मर्स को बड़े हाईली सब्सिडाइज रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, पानी मिलता था, वाटर फॉर इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और जो भी इनपुट्स हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स एट वेरी वेरी सब्सिडाइज्ड रेट्स। बहुत कम रेट पे, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए। इनपुट मतलब जो हम खेत में डालते हैं, तो बड़े सस्ते दामों में उनको इनपुट्स प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन इस हाईली सब्सिडाइज इनपुट से हमको काफ़ी नुकसान देखने को मिला। इट हैज़ रिजल्टेड इन एक्सेसिव एंड इम्प्रूडेंट यूज ऑफ स्केर्स इनपुट्स। अब जो चीज़ हमें फ्री में मिलने लगे या बहुत ही कम कीमत में मिलने लगे, तो हम उसका क्या यूज़ करते हैं? हम उसको इम्प्रूडेंट यूज, एक्सेसिव यूज, अनवाइज, विदाउट थिंकिंग। और ये पानी मिल रहा है, गवर्नमेंट हमें सस्ते में लगे खेतों में, अरे उस क्रॉप को इतना पानी नहीं चाहिए, अरे मिट्टी को इतना पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, क्योंकि फ्री का मिल रहा है, तो बहुत पानी का यूज़ किया, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिए कि इससे हमको अच्छी क्रॉप मिलेगी, और पेस्टिसाइड डाले, इंसेक्टिसाइड डाले। इससे जो हमारे जो लैंड थी उसने डिग्रेडेशन शो करना शुरू कर दिया आफ्टर सम ईयर्स। ठीक है, तो
सब्सिडी देने का भी नुकसान, गवर्नमेंट का एम था टू प्रोटेक्ट स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, बट ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ दीज इनपुट्स इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन. हाई एमएसपी, गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छी एमएसपी देती थी जिससे कि फार्मर्स को अच्छे उनकी क्रॉप्स के दाम मिल जाए. हाई एमएसपी, सब्सिडी ऑन इनपुट्स, इनपुट्स में सब्सिडी मिल रहा है, एमएसपी अच्छी अनाउंस की गई है, एंड कमिटेड एफसीआई परचेजेस, और उनको खरीदने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. एफसीआई ने बोला है, कमिट किया है कि हम तुम्हारा प्रोड्यूस खरीदेंगे. तो ये तीनों कारण, नंबर 1 हाई एमएसपी, नंबर 2 सब्सिडी ऑन इनपुट्स, एंड नंबर 3 कमिटेड एफसीआई परचेजेस. एफसीआई ने बोला हम खरीदेंगे. इससे क्या हुआ, हैज डिस्टर्ब्ड क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया. कैसे डिस्टर्ब हो गया, अब फार्मर्स उन क्रॉप्स को लगाने लग गए जिन क्रॉप्स की एमएसपी ज़्यादा अनाउंस करती थी गवर्नमेंट. अब व्हीट के कंपैरिजन में राइस की एमएसपी हमेशा ज़्यादा ही होगी. आपको पता है बाजार में आटा सस्ता होता है, राइस महंगा होता है. तो जिन स्टेट्स की क्लाइमेटिक कंडीशन राइस के लिए सूटेबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी राइस लगाना शुरू कर दिया. क्यों, क्योंकि नंबर 1 उसकी एमएसपी ज़्यादा है. एमएसपी ज़्यादा होगी तो फार्मर्स को बेनिफिट होता है. लेकिन राइस को कितना पानी चाहिए, ओवर ड्रॉइंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. ट्यूबवेल्स लगा दिए गवर्नमेंट ने तो अंडरग्राउंड वाटर यूज करो. इतना हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया कि अब वो हमारे एक्विफर मतलब अंडरग्राउंड वाटर ड्राइड हो गए. तो एक्सेसिव यूज ऑफ सब्सिडी ऑन इनपुट्स, committed FCI and high MSP has resulted in serious imbalance in intercrop parities. अब लोगों का क्रॉप पैटर्न ही चेंज हो गया. पंजाब एंड हरियाणा which are today also known for their wheat cultivation. भाई पंजाब हरियाणा नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पर बारिशें कम होती हैं और गर्मी कम होती है, वीट के लिए आइडियल है. लेकिन वीट की एमएसपी कम है, तो उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, राइस इन पंजाब लगाना शुरू कर दिया फॉर हायर एमएसपी. क्रॉप पैटर्न ही चेंज कर दिया. राइस लगता है हमारा ईस्ट में, जहाँ पर बारिशें ज़्यादा हैं, गर्मी ज़्यादा है. हमने ज्योग्राफिकल कंडीशन राइस में पढ़ा है, और वीट की भी ज्योग्राफिकल कंडीशन पढ़ी है, लेस रेनफॉल, लेस टेम्परेचर. लेकिन फॉर हायर एमएसपी पंजाब है स्टार्टेड ग्रोइंग राइस एंड शुगर केन इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में तो बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, लेकिन शुगर केन की हाई एमएसपी. तो इसके लिए उन लोगों ने शुगर केन ग्रो करना शुरू कर दिया, मतलब अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के अगेंस्ट. सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दीज 3 वर्ड्स विच आई हैव अंडरलाइंड. तो ध्यान से देखो, हाई एमएसपी, सब्सिडी ऑन इनपुट्स एंड कमिटेड एफसीआई परचेजेस से हमारा पूरा, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर क्रॉप पैरिटीज. हमारा पूरा क्रॉप पैटर्न ही बदल गया. ठीक है, इसमें हम 2 स्टेट्स का एग्जाम्पल लेंगे, राइस इन पंजाब एंड शुगर केन इन महाराष्ट्र. इससे क्योंकि पावर फ्री थी, फ्री पावर, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल्स वैसे लगा रखे हैं, यूज करो अंडरग्राउंड वाटर. एक्सेसिव यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हुआ, हमारा लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल और एक्विफर्स, हमारा वाटर टेबल लो हो गया. कहीं कहीं पर तो ट्यूबवेल्स आर ड्राइड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ दिस वाटर. अब गवर्नमेंट ने सोचा चलो भाई, सब्सिडी ज़्यादा होने से तो इतने नुकसान हो रहे हैं, चलो सब्सिडी को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए. अब वैसे भी देश को आज़ाद हुए काफ़ी साल हो गए हैं. अब फार्मर्स जो है दे आर एबल टू परचेज मॉडर्न इनपुट्स. अब ठीक ठाक हो गए. इनिशियल शुरू के सालों में केवल प्रोटेक्शन मिलती है, जब ठीक ठाक हो जाते हैं
तो गवर्नमेंट ने अब सब्सिडी रिड्यूस करनी शुरू कर दी कि अब आप नॉर्मल मार्केट प्राइस में इनपुट्स खरीदिए. गवर्नमेंट हैज रिड्यूस सब्सिडीज. अब इससे क्या हुआ? ड्यू टू reduced subsidies, it has resulted in farmers suffer from double disadvantages. अब इससे भी फार्मर्स को क्या नुकसान हुआ? भाई सब्सिडी रिड्यूस होगी तो मॉडर्न इनपुट्स के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. पहले तो हाई सब्सिडी थी इनपुट्स पे, इसीलिए कम पैसा देना पड़ रहा था. लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने सब्सिडी रिड्यूस कर दी है, अब दे आर पेइंग हाई प्राइस फॉर द इनपुट्स. अब उनको महंगा केमिकल फर्टिलाइज़र, महंगा HYV सीड, महंगे वाटर, महंगी पावर, इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ रही है. एक तरफ तो हाई प्राइस फॉर द इनपुट्स हो गया, और नंबर 2 क्या हो गया? जिस समय फसल कटती है या हार्वेस्टिंग सीजन आता है, पूरे फार्मर्स अपना सामान लेके मंडी में आ जाते हैं. ठीक है, और मंडी में आने के बाद क्या होता है? यहाँ पर भी वीट का ढेर लगा है, वो भी वीट, वो भी वीट, वो भी वीट. सप्लाई, पूरा बाजार इज फुल ऑफ दैट क्रॉप विच इज हार्वेस्टेड. इस समय सप्लाई तो ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई. तो इकोनॉमिक्स का एक रूल है, सप्लाई ज़्यादा होना और डिमांड का कम होना. तो इससे क्या होता है? सप्लाई बाजार में भरा हुआ है, प्राइस गिरेंगे. आप अपने आप से एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी बाजार में आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, जैसे सब्जियां आजकल आप लोग जाते होंगे, जो चीज़ कम होती है बाजार में, सप्लाई जिसकी कम होती है और डिमांड ज़्यादा, तो प्राइस क्या होती है? बढ़ जाती है. तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हुआ था कि डिमांड कम हो जाती है हार्वेस्टिंग सीजन में और सप्लाई बढ़ जाती है. तो डिमांड सप्लाई रूल से क्या हुआ? उन बाजार में उनको सस्ता बेचना पड़ रहा था. तब गवर्नमेंट खरीद लेती है उनको MSP पर, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था. क्यों नहीं मिल रहा था? एक तो उनकी इनपुट्स, सब्सिडी कम होने से इनपुट्स में उनको ज़्यादा प्राइस देनी पड़ रही है. पहले फ्री, बहुत ही हाई सब्सिडी थी इनपुट पे, तो जैसे 1 किलो राइस के लिए उनको मुश्किल से अपना 5 रुपये लग रहा था, क्योंकि बाकी सब चीज़ें सब्सिडाइज थी. अब उनको उसी हाई सब्सिडी में 1 किलो राइस के लिए उनको 15 रुपये लग रहा पड़ रहा है. और गवर्नमेंट ने अनाउंस प्राइस कितनी है? 20 रुपये. पहले उनको कितना बेनिफिट हो रहा था, लेकिन अब उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है. डबल डिसएडवांटेजेस क्या है उनको? वन, दे हैव टू गिव हाई प्राइस फॉर द इनपुट्स, एंड नंबर 2, दे ड्यू टू more supply in the market, they have to sell their goods at a lower price. अब फार्मर्स ने जब ये डिसएडवांटेज देखा, अब उन्होंने धीरे धीरे देखा और किस क्रॉप की हाई MSP है, कौन सी क्रॉप जल्दी से मार्केट में बिक जाती है, किसकी डिमांड ज़्यादा है. ये फूड ग्रेन तो सभी लोग लगा रहे हैं, राइस एंड वीट. कुछ ऐसी क्रॉप्स लगाते हैं जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया, ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप से हटाकर हॉर्टिकल्चर की तरफ चल दिए. हॉर्टिकल्चर मीन्स बताया था आप लोगों को, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उन्होंने देखा मार्केट में यार फ्रूट्स और वेजिटेबल की तो बड़ी प्राइस है. अब गेहूं जो है 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप जानते हैं, कोई भी फ्रूट 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ से कम नहीं है. तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा. तो उन लोगों ने धीरे धीरे ग्रेजुअली दे शिफ्टेड फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स कितने महंगे हैं मार्केट में, एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स. कौन सी क्रॉप्स? जैसे रबर, कॉटन, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है. तो इस इनसिक्योरिटी की फीलिंग से they started shifting from food crops to other crops which are more in demand in the market. अब अगर सब लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड, इंडस्ट्रियल क्रॉप लगाएंगे तो देश में फूड सिक्योरिटी कहाँ आएगी, कहाँ रहेगी? It is a big threat to country's food security, a big question mark on the food security of the country. एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है.
एग्रीकल्चरल कंट्री को फूड सिक्योरिटी ना होना, ये तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे लिए बहुत ही गलत इंप्रेशन देगा। और ये इतना बड़ा देश है, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही है और इस देश को फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो ये कंडीशन जो है, ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू हॉर्टिकल्चर, ऑयलसीड एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप विल रिजल्ट इन थ्रेट टू कंट्रीज फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ऑलरेडी देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। पहले ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर जो हमारा नेट सोन एरिया वैसे ही कम होता जा रहा है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनके लिए ज़्यादा स्कूल भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया भी चाहिए, इंडस्ट्रीज भी चाहिए। ज़मीन तो बेचारी फिक्स्ड है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, लैंड इज़ अ फिक्स्ड एसेट। उसी लैंड को हमको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के बीच में कंपटीशन चल रहा है। पहले ही पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसके कारण एग्रीकल्चर की जो हमारा नेट सोन एरिया है ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। ठीक है, नेट सोन एरिया कम हो रहा है और उस रिड्यूस नेट सोन एरिया में भी हम फूड क्रॉप से हटकर इन चीज़ों को लगाएंगे तो देश की फूड सिक्योरिटी कहाँ जाएगी। फूड सिक्योरिटी किसी भी गवर्नमेंट का एक मेन प्रायोरिटी होता है कि उसके देश के लोग ऐसा खाना खाएं जिसमें मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल हो और सबको मिले, एक्सेस हो, एक्सेसिबल हो। तो ऐसी कंडीशन में फूड सिक्योरिटी होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था गवर्नमेंट के लिए। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इज ऑल्सो शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। ऊपर से नेट सोन एरिया तो रिड्यूस हो ही रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है, और इसके अलावा लैंड हैज स्टार्टेड शोइंग डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इट्स फर्टिलिटी। लैंड की फर्टिलिटी कम होती जा रही है। उसी लैंड से पहले हमारा इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, उसी लैंड में जब हम मॉडर्न इनपुट्स, केमिकल फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन देते थे तो बहुत प्रोडक्शन हुआ था, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन आज वही मॉडर्न इनपुट्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि जब ये सस्ते में मिले तो इन्होंने एक्सेसिव यूज कर लिया है ना मॉडर्न इनपुट्स का। तो इससे अब ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ओवर यूज ऑफ वाटर has resulted in land degradation. Land has become saline, alkaline, और इससे हमारी जो फर्टिलिटी है ये बहुत कम हो गई, तो प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा। जैसे फर्टिलिटी कम, प्रोडक्शन कम होगा। तो फूड सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये भी होती है, जब वो पीडीएस से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाना, एक अलग कलर का राशन कार्ड मिलता है बीपीएल लोगों को। कंज्यूमर्स को दो ग्रुप में बांटा गया, एपीएल एंड बीपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन पीपल एंड बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। तो बिलो पॉवर्टी लाइन को पीडीएस की शॉप से बहुत ही सब्सिडाइज रेट में, राशन की शॉप से फूड ग्रेन्स मिलते हैं। 4 चीज़ें मिलती हैं पूरी पीडीएस से, राइस, व्हीट, शुगर एंड केरोसिन। ये 4 चीज़ें मिलती हैं पीडीएस शॉप से। लेकिन गवर्नमेंट को बीपीएल और एपीएल को एडमिनिस्टर करना कितना मुश्किल है। कई बार बीपीएल लोग जो होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों में से कोई अच्छा बच्चा अच्छा काम कर लेता है, बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाता है, वो एपीएल बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो सब्सिडी लेते रहते हैं गवर्नमेंट से। और जो पहले एपीएल थे, दे शिफ्ट टू बीपीएल। दिस शिफ्ट होता है भाई कई बार, पहले हम बहुत अच्छे थे लेकिन अब हम बीपीएल हो गए। तो इस शिफ्ट को एडमिनिस्टर करना भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में सभी बीपीएल को ये बेनिफिट मिल रहा है पीडीएस शॉप का, इसको भी मॉनिटर करना बहुत मुश्किल काम है इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ। द गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज कि अगर हमें देश की फूड सिक्योरिटी एंश्योर करनी है तो केवल बड़े फार्मर्स
जिनके पास मॉडर्न इनपुट्स खरीदने के लिए पैसे हैं, या जिनके पास और सारी इनपुट्स वो उनके पास होती है एग्रीकल्चर की, उनको ही केवल प्रोटेक्ट नहीं करना है. द गवर्नमेंट मस्ट सी दैट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी परसेंटेज है जो हमारे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड काफ़ी कम है. तो गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर कि हमको सबसे पहले फार्मर्स को कैटेगराइज करके देखना पड़ेगा कि बड़े फार्मर्स की सब्सिडी रिड्यूस कर दो, कोई बात नहीं, आप सिंपल फार्मर्स की सब्सिडी इंक्रीज कर दी, सिंपली फार्मर्स की सब्सिडी रिड्यूस कर दी. लेकिन ये तो देखिए कि बड़े फार्मर्स को कोई ज़रूरत नहीं है. जो छोटे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, दे स्टिल नीड प्रोटेक्शन, दे स्टिल नीड सब्सिडी ऑन मॉडर्न इनपुट्स. तो गवर्नमेंट को इनको प्रोटेक्ट करना है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, देन ओनली फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री कैन बी ensured. Okay, तो गवर्नमेंट मस्ट वर्क ऑन द small and marginal farmers. Okay, so this is about the food security of the country. I hope you have understood this topic nicely. Okay, after food security, our next topic is impact of globalization on agriculture. बेटा सबसे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन शब्द का मतलब मालूम होना चाहिए. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू टर्म और फिनोमिना फॉर इंडिया. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरलिंकिंग ऑल द मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन जाता है. हम अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेचें और दूसरे देश के लोग भी अपना प्रोडक्ट किसी भी देश में बेच सकते हैं. तो पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन जाता है. तो अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव करना है तो हमारा प्रोडक्ट भी उस लेवल का, उस एट पार विद द इंटरनेशनल लेवल होना चाहिए. आप खुद शॉपिंग करने जाते हो, आपने जीन्स खरीदनी है, आप 5-6 शॉप्स में जाते हो, वहाँ पर जाने के बाद जो आपको सबसे अच्छी क्वालिटी की जीन्स सबसे रीजनेबल रेट में मिलेगी वही तो आप खरीदते हो. ये तो कंज्यूमर ऐसे ही करेगा. तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर है और रीजनेबल प्राइस है तभी वो एक्सेप्ट होगा. तो इंडिया का जो ग्लोबलाइजेशन है वो कोई न्यू फिनोमिना नहीं है, क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे वो क्यों आए थे इंडिया में, पर्टिकुलरली फॉर द इंडियन स्पाइसेस, इंडियन कॉटन. और स्पाइसेस और कॉटन के लिए तो आपको याद होगा कि जो वहाँ की ब्रिटेन की जो मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसी सिटीज़ हैं जो दे आर नोन फॉर टेक्सटाइल्स, वो हमारे यहाँ के कॉटन से ही, रॉ मटेरियल से ही चलती थी. तो उस समय भी ग्लोबलाइजेशन था, हमारे देश का रॉ मटेरियल उस देश में पहुँच रहा था. तो ये भी ग्लोबलाइजेशन ही है. ग्लोबलाइजेशन मतलब यही होता है कि आप कहीं का प्रोडक्ट कहीं भी बेचें. ठीक है, तो आपको इंडिगो की कहानी याद होगी, चंपारण में जो मूवमेंट हुआ था बिहार में. फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो बिकॉज इंडिगो वाज रिक्वायर्ड फॉर द यूरोपियन और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. तो उस समय से हम ये ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं. लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन हमने अपनी इंडिया में हम जो एक नया फेज़ हम देखते हैं वो 1990 से आया है, जब गवर्नमेंट ने अपनी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बदला. एंड नाउ एवरीवन इज़ फ्री टू हैव ट्रेड विद एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. देयर इज़ नो ट्रेड बैरियर्स एट ऑल. कोई बैरियर नहीं, सब पॉलिसीज़ लिबरल, बहुत लिबरल हो गई हैं. तो इसके बाद जब हम 1990 के बाद देखते हैं कि इंडिया विच वॉज नोन फॉर इट्स कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, राइस, हम वर्ल्ड में जाने जाते हैं अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए. लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लेकर गए, क्वालिटी वाइज इट वॉज गुड बट इट वॉज एक्सपेंसिव.
वी आर नॉट एबल टू compete with the developed countries. जब उनका सामान आया इंटरनेशनल मार्केट में तो हमारे प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं कर पाए. वाई? बिकॉज ऑफ हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन डेवलप्ड कंट्रीज. अभी हमने फूड सिक्योरिटी में बताया था कि हमारे देश में गवर्नमेंट ने सब्सिडी अब धीरे धीरे रिड्यूस करती जा रही है. सब्सिडी कम कर रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी. सिंपल सी बात है. अगर जो चीज़ मुझे फर्टिलाइज़र की एक बोरी पहले मुझे 100 रुपये में सब्सिडी में मिलती थी, अब मुझे उसे मार्केट प्राइस में या कम सब्सिडी में 500 रुपये की खरीदनी पड़ रही है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आज भी अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं. वेरी हाई सब्सिडी. मतलब आप ये सोचो कि जो हमारा फार्मर 100 रुपये में खरीदता है वहाँ पर वो मुश्किल से 5 या 10 रुपये में खरीद रहे हैं. तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत कम हो गई. तो जब बाज़ार में उनका सामान आता है तो क्वालिटी वाइज तो उनका भी बहुत अच्छा है ना. उनके पास तो और अच्छी टेक्नोलॉजी है और प्राइस वाइज भी वो बहुत कम है. तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्री की एग्रीकल्चर हाईली सब्सिडाइज्ड है एंड आवर प्रोडक्ट विच आर क्वालिटी वाइज टू गुड बट दे आर अनेबल टू compete with the products of developed countries. आज इंडिया की एग्रीकल्चर एक क्रॉस रोड पर है. क्रॉस रोड मतलब एक तरफ तो वो देखती है कि हमें स्मॉल फार्मर्स को प्रोटेक्शन देनी है, सब्सिडी इनको देनी है, कम करनी है सब्सिडी. स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे तभी देश में फूड सिक्योरिटी आएगी. ये हमने लास्ट लाइन फूड सिक्योरिटी में पढ़ी थी. क्योंकि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर. इसमें बहुत ज़्यादा फार्मर स्मॉल और मार्जिनल है, उनको प्रोटेक्ट करना है. दूसरी साइड हम कहते हैं इनको मॉडर्न इनपुट्स में सब्सिडी देनी है और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि ये जो मॉडर्न इनपुट्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर लैंड डिग्रेडेशन. जिन्होंने एक समय पर मिराक्युलस इंक्रीज किया लेकिन आज उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है. दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन. तो क्या करे गवर्नमेंट? एक तरफ स्मॉल फार्मर्स को मॉडर्न इनपुट्स में सब्सिडी देनी है, दूसरी तरफ बोलते हैं दिस मॉडर्न इनपुट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग लैंड, डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ द लैंड. सो दिस इज अ क्रॉस रोड. तो अब गवर्नमेंट को आंसर क्या है? मॉडर्न इनपुट्स में से अब थोड़ा सा हमको हटना पड़ेगा क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन को तो हमको बचाना ही बचाना है. तो अब क्या करे गवर्नमेंट? जीन रिवॉल्यूशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग. जीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है? इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फार्मिंग और एग्रीकल्चर इन विच द जीन ऑफ द प्लांट इज चेंज्ड. ठीक है, जेनेटिक उसकी जो डिसऑर्डर है उसको बदल दिया जाता है. और जो जीन रिवॉल्यूशन में की जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे आपने कॉटन सुना होगा, कॉटन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी क्रॉप है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है जो अब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती. पेस्ट नहीं लगता, उनमें कीड़ा लगता ही नहीं है क्योंकि यही तो उनमें रिफॉर्म किया गया है. उनके जीन्स में, उनके सीड में यही तो बदलाव किया गया. उनको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, उनको इरिगेशन की बहुत कम ज़रूरत है. तो इस तरीके से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जीन रेवोल्यूशन की, ये पेस्ट नहीं लगेगा तो केमिकल फर्टिलाइज़र भी कम चाहिए, इनको इरिगेशन भी कम चाहिए. तो ये एनवायरनमेंट और जो हमारी जो लैंड डिग्रेड हो रही थी मॉडर्न इनपुट से, उसके लिए ये एक बेहतर उपाय है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, अब तो बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं जिनके हम जीन्स में चेंज ले आते हैं. सीड में कोई वीकनेस है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, वीट है. वीट जैसे पौधा खड़ा होता था छोटा छोटा, बारिश आई, तूफान आया, लेट जाता था. उसकी जेनेटिकली क्या किया? इसकी स्टेम को मजबूत करो. तो इसके जीन्स में क्या किया गया कि इसकी स्टेम को मॉडिफाई करनी है, उसको ताकत देनी है.
तो इसके उस जीन्स को ठीक किया गया। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट होती है वो आंधी आए तूफान आए वो खराब नहीं होती क्रॉप। तो इस तरीके से हमको जीन रेवोल्यूशन एक आंसर है। और नंबर 2 ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? विदाउट मॉडर्न इनपुट्स, विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर, विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट इंसेक्टिसाइड, बिल्कुल ऑर्गेनिक। बहुत फैशन में है, इट इज़ इन वोग। महंगा ज़रूर है लेकिन पीपल आर सो हेल्थ कॉन्शियस, दे आर रेडी टू परचेज एक्सपेंसिव थिंग्स बट दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि इनमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक आंसर हो सकता है हमारी गवर्नमेंट के लिए। इंडियन फार्मर्स को क्या करना है इस पोजीशन में जहां क्रॉस रोड में? शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न। अब हमको सीरियल क्रॉप से हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स। बायोडीजल क्रॉप्स क्या होते हैं? इन क्रॉप से डीजल बनाया जाता है बेटा। जेट्रोफा एंड जोजोबा। आपको ये जोजोबा लग रहा है JOJABA, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? होहोबा। जेट्रोफा एंड होहोबा, इनको लगाना चाहिए क्योंकि दीज क्रॉप्स नीड लेस वाटर। ठीक है, ये फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज करेंगे क्योंकि इनकी ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, और कुछ क्रॉप्स इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, इनकी अच्छी प्राइस है मार्केट में। फार्मर्स को फूड ग्रेन्स के कंपैरिजन में अच्छी प्राइस भी मिलेगी और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी रिड्यूस होगा। सो दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर कि व्हाट शुड फार्मर्स डू? दे शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉप्स फ्रॉम सीरियल्स टू द क्रॉप्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स। ये 2 क्रॉप्स 1 मार्क के लिए भी याद करिए। नेम 2 बायोडीजल क्रॉप्स, जेट्रोफा एंड होहोबा। These crops, why these crops? They need less water, they need they help in reducing environment degradation, and they fetch more price for the farmers. Okay, so this was about the chapter. At the end of the chapter there is one पैराग्राफ रिटर्न, और आपको भी ये सोचना है अगर हम फूड सीरियल से इनमें आ जाएंगे तो फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? द क्वेश्चन मार्क ऑन द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हम फूड सीरियल से इन क्रॉप्स को लगाने लगेंगे तो देश की फूड सिक्योरिटी कहाँ जाएगी? लास्ट पैराग्राफ, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स विल मीन इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड। अगर हम सारे फूड सीरियल से इनको लगाने लगेंगे तो फूड सीरियल्स इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। ड्यूरिंग 1960s दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डिजास्टर। ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं लेकिन एक डिजास्टर था। बट इफ इंडिया इम्पोर्ट सीरियल्स while exporting high value commodities, it will be following successful economies like Italy, Israel and Chile. अगर हम भी हाई वैल्यू एडेड वैल्यू वाली क्रॉप्स लगाएं जिनकी बहुत अच्छी मार्केट प्राइस है, जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, और इनको एक्सपोर्ट करें और फूड सीरियल्स को इंपोर्ट करें, तो हम भी कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज जो ऐसा कर रही हैं जैसे कि इटली, इजराइल और चिली, हम भी इसी तरह की इकोनॉमी में काउंट होंगे। लेकिन क्या हम इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं कि हम फूड सीरियल्स को इंपोर्ट करें और इस क्रॉप में लाएं? तो ये एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि क्या गवर्नमेंट इज रेडी टू एक्सपोर्ट इट्स दीज प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट फूड ग्रेन्स। सो ये अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है गवर्नमेंट के लिए कि वो गवर्नमेंट क्या करे। लेकिन हमको क्या करना है? वी थिंक वी शुड हैव अ बैलेंस। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन कुछ और भी हो सकती है कि हम वी शुड हैव अ बैलेंस बिटवीन फूड ग्रेन्स एंड ऑल दीज हाईली वैल्यू क्रॉप्स। Okay beta, I was supposed to do exercise questions beta, but again the lecture has become too long, so I will take exercise questions and previous year questions, math skill in my next video. Thank you so much. I hope you have understood both the topics nicely, food security and impact of globalization on agriculture. Thank you so much. Have a wonderful day.